तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन। अब देखिए केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में मैंने देख भी रहा हूँ कि आपके जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा जा रहा है वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से फिजिक्स में ज़्यादातर वो उठा के आ रहा है। एक तो लाइट उठा रहा क्वेश्चन और एक दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक में जो हमारा रेजिस्टेंस वगैरह होगा वहाँ से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये किसी को भी अंदाजा नहीं। अब देखिए मैंने भी आपको 2-3 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अब एटलीस्ट किसी को भी नहीं पता था कि एग्ज़ाम हमारा कैसा आएगा। मैं तो छोटा मोटा देखिए हमारा चैनल है और बड़े बड़े इतना टीचर लोग पढ़ा रहे थे, उनका बड़ा बड़ा जिनका 2.5-3 मिलियन सब्सक्राइबर है वो सब पढ़ा रहे थे, उनका जब पढ़ाया हुआ नहीं फंस रहा है तो अब बताइए कि यहाँ मेरी कोई इसमें गलती नहीं है कि सर आप पढ़ाए अब मेरा नहीं फंस रहा है। तो देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सब जो करा रहे थे उससे वही मैं भी करा रहा था। ठीक है, अब बात इसमें ये है कि आज मैं देखिए जो केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मोल वाला चैप्टर है हमारा जो केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में जो लाइट वाला है, लाइट के मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ और हीट वाले में क्वेश्चन था वो मैं कल करा चुका हूँ आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन के थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिए। और पहले बता दूँ ये हमारे डायरेक्ट मैंने बुक से उठाए हैं। ठीक है, ये बुक के ही क्वेश्चन है, तो ये लोग प्लीज़ मुझे कमेंट मत करना सर ये बुक से ही आप करा रहे हो, तो ठीक है पहले मैं बता दूँ बुक से करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा है। क्वेश्चन ये हमारा कि वहाँ से मोल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी मोल यानी कि देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं या आयनों का समूह मोल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मोल क्या कहलाता है ये हमको नहीं जानना, बस हमको ये वैल्यू याद रखनी क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में ये काम आएगी। अब एक नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है हमारा कि मोलों की संख्या से कन्फर्म है कि आपके वहाँ पर एग्जाम में बन रहे होंगे। इसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र का द्रव्यमान। पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या। ठीक, अब क्वेश्चन किस हिसाब से वहाँ पूछा गया होगा अब मैं नहीं जानता हूँ। आप देखिए मैं एग्जाम देने नहीं गया हूँ, क्वेश्चन क्या लेवल वहाँ पर पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, अब हो सकता है कि इससे बड़ा लेंथ का क्वेश्चन आया हो और आगे आने वाली शिफ्ट में छोटा भी आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 88 यानी 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। CO2 में कितने मोल होंगे हमसे पूछ रहा है कि 88 ग्राम में कितने मोलों की संख्या बतानी। तो मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होगा, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान। अब पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, ग्राम या फिर किलोग्राम में होता है, हमको चेंज नहीं करना है। तो जितना हमारा दिया था पदार्थ का द्रव्यमान कितना था 88 बटे आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या मतलब जितना क्या सूत्र दे रखा है ये दे रखा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा सूत्र द्रव्यमान होता है ये निकालते कैसे देखिए। अब आपने अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो सी का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है हमारा। सी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक मास हमारा 6 होता है और इसका हमारा परमाणु जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हमारा 12 होता है हमारा। ठीक, अब अगर 12 होता है हमारा तो 6 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। यानी कि अगर कहें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 12 हो गया। और ओ का ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 होता है और क्रमांक होता है। और परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 हो गए। और यहाँ पर कितने हमारे पास 2 हैं हमारे, तो 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44। ये देखिए इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है 44। तो 44 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 88, यानी पे कितना आ जाएगा हमारे पे 2 मोल आ जाए। तो इस हिसाब से यहाँ पर पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब इसी टाइप का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा। देखिए इसको अगर ऊपर वाला समझ में आया है तो ये भी क्वेश्चन आएगा। देखिए 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। H2O में मोलों की संख्या फिर से बतानी है हमें, तो H2O ये हो गया हमारा। अब मोल हमारे क्या, H2O का द्रव्यमान कितना हो जाए, देखिए H का होता है परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भांग और परमाणु भार भी देखिए 1H1 ये होता है हमारा हाइड्रोजन का जितना ही परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है हमारा परमाणु भार होता है हमारा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी 2 थी, तो 2 हो गई। ऑक्सीजन का निकाल चुके 16, तो 16 और 2 कितना हो गया हमारा 18 हो गया। ठीक, अब मोलों की संख्या निकालें तो मोलों की संख्या फार्मूला बराबर क्या होता है, जितना पदार्थ का द्रव्यमान बटे हमारे आणविक सूत्र का द्रव्यमान। तो 0.1 तो दिया था क्वेश्चन का हमारा और 18 हम लोग निकाल चुके हैं, तो हल कर दिया हमने यहाँ पर। तो 10 हम लोग हटा दिए यहाँ पर और 1 बटे कितना हो गया 180 मोल। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो हिसाब से आप हल कर लेना। आगे इसमें देखिए क्या दे रखा है हमारा कि अणुओं की संख्या। देखिए अणुओं की संख्या, अब अभी हम लोग क्या निकाल लेते मोलों की संख्या। अब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए अणुओं की संख्या है हमारा इक्वल टू मोलों की संख्या इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है अणुओं की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला।
अब यहाँ पर अणुओं की संख्या अगर होता है हमारा, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं। मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बराबर अणुओं की संख्या और बटे इतना हमारा क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर। तो ये हम फॉर्मूला दोनों हम याद रखेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा गया हमारा। देखिए क्वेश्चन हमारा ये लिखा है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या बताओ। अभी ऊपर क्या था हमारा, मोलों की संख्या बताओ, यहाँ पर क्या लिखा हमारा, अणुओं की संख्या बताओ। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। ठीक, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, देखिए पहले पदार्थ का द्रव्यमान भाई दिया है, और बटे आणविक सूत्र का द्रव्यमान। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पीछे निकाल चुके हैं, बटे कितना हो जाएगा 44। यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, और 1/10 में यानी 10 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो ये तो आ गई मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या अगर हमारी आ चुकी, तो मोलों की संख्या फार्मूला ऊपर हमने क्या कराया, देखिए फार्मूला देखिए, मोलों की संख्या फार्मूला क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, मोलों की संख्या बराबर क्या है, अणुओं की संख्या बटे 6.022 × 10⁻23। तो हमारे सवाल में यही तो हमसे कह रहा है, हमारे यहाँ पर अणुओं की संख्या बतानी थी, तो मोलों की संख्या बराबर यही तो होता, मोलों की संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे 6.002 × 23। ये हो गया, हमें अणुओं की संख्या निकालनी यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, तो इसमें से देखिए कराया गया, तो ये तो वैसे ही लिखा है हमारा। अब ये 0.1 दिया है ना, तो 0.1 का मतलब कितना होता है हमारा, 10⁻⁻1 ही तो होता है हमारा, यानी 1/10, 1/10 का मतलब कितना होता है 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 में से 10⁻23 चला गया, कितना बचेगा 10⁻22। तो इस तरीके से हम अणुओं की संख्या भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। तो मोलों की संख्या निकालना सीख लिया, अणुओं की संख्या निकालना सीख लिया। अब देखते हैं इसमें आगे क्या पूछा गया है। तो इसमें देखिए इसका आंसर आ गया, अणुओं की संख्या बराबर इतना हमारा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो क्वेश्चन ऐसे टाइप के पूछे जा सकते हैं। अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बना कर दे देगा कि अणुओं की संख्या पॉजिटिव हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, या दोनों हो सकती है। याद रखिए अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मैं वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा, मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है कि उठ के ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े से लेंदी बनेंगे, लेकिन इतना तो याद रखें, कॉमन सेंस रखेंगे, अणुओं की संख्या मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर ये चीज पहले से पता होती तो जाने कब का मैं करा चुका होता ये चीजें, ठीक है। इतनी बड़ी चीज नहीं है कोई चीज, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि अगला ही देखिए, इसमें क्या क्या कहा गया है कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगैद्रो संख्या भी कई बार पूछा गया, कितना होता है 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। तो एवोगैद्रो संख्या बराबर भी होगी हमारी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कि मोलों की संख्या, देखिए मोलों की संख्या किसमें हमारी, गैस में। तो मोलों की संख्या गैस में एक फॉर्मूला होता है हमारा, गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर बटे 22.4, एसटीपी या एनटीपी पर बटे 22.4। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने ये भी ले ली कि एनटीपी या फिर एसटीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, तो एनटीपी हो गया। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। तो एनटीपी और एसटीपी क्या हो गया, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए इसमें क्या चीज़ पूछी गई हमारी। अब इसमें से न्यूमेरिकल कैसा आएगा, ध्यान सुनिए। 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज पूछी गई हमारी। अब नंबर ऑफ मोल, वही चीज फिर से करनी है यहाँ पर। करने क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले का ही यूज करना, फॉर्मूला यूज करने के लिए नंबर ऑफ मोलों की संख्या पहले हमको निकालनी पड़ेगी। तो पहले वही चीज करेंगे, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया था 8 बटे जो हमारा फॉर्मूला यानी कि सूत्र का द्रव्यमान, आणविक सूत्र का द्रव्यमान कितना हमारा 48 सर जी कैसे आ गए। अब देखिए ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार कितना होता है हमारा 16। तो 8 दूनी 16, हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कितनी 3 थी, तो 16 में से 3 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 48। तो 1 बट्टे कितना आ गया 6, तो और 6 का भाग अगर हम इसमें 22.4 कहाँ से आ गई, याद सुनिए। एनटीपी पर गैस का आयतन, अभी ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी कि एनटीपी पर गैस का आयतन कितना होता है 22.4 होता है। तो 22.4 होता है हमारा यहाँ पर, तो बस यहाँ 1/8 6 1/6 और भाग दे देंगे 6 त्रिका 18 3 और 18 और 4 22 हो गया 0.4 6 7 42। इसी प्रकार हमारा 3.7 क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा भाई हमारा। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं हमारे क्वेश्चन। इसमें अगले क्या चीजें देखिए दे रखी है हमारे
किसी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या इंटू 6.022 इंटू की पावर 23 इंटू पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ की आणविक सूत्र। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब ये चीजें मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये चीज पहले पता होता कि चीजें पूछी जाएंगी ना, तो मैं पहले ही ये चीजें करा देता आपको, क्योंकि एग्जाम 10th का बोल करके और ग्रेजुएशन लेवल का वो एग्जाम ले रहे हैं, तो ये ना तो किसी टीचर की गलती है और ना तो कहीं ना किसी की, ना आपकी गलती है। ये पेपर आईसीआर वालों की ही टोटल गलती की, क्या दिखाकर क्या पूछ रहे हैं वो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.6 ग्राम CH4 मेथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, किसकी बतानी हमें, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बतानी। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कैसे, ध्यान सुनिए। तो CH4 दे रखा है, CH4 का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखिए सुनिए। यहां पर CH4 लिखा है तो C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 लिख लिया हमने। ये चीज थोड़ा आपको याद होनी चाहिए। C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 4। तो 6 में से 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। यही चीज लिखा हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे। अब यहाँ पर आगे क्या है हमारा कि CH4 का आणविक सूत्र क्या होगा। अब आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आणविक सूत्र का मतलब वही, सॉरी आणविक द्रव्यमान वही कर निकालते। देखिए परमाणु क्रमांक का डबल ही हमारा क्या होता है, परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान। तो यहाँ पर 12 + 4 कहाँ से आ गया, 6 का हमारा परमाणु क्रमांक, तो 6 दूनी 12 क्या हो गया, परमाणु भार, तो 12 हो गया हमारा। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हमारा, और परमाणु भार भी कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर 1, और एटॉमिक मास भी हमारा कितना होता है, 1 ही होता है। तो 4 हमारे पास, देख तो 4 का गुणा कर देंगे 1 में, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन भी निकल गए, आणविक द्रव्यमान भी निकल गया हमारा, ये चीज निकल गई। अब फॉर्मूले पे उठा के पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा भी तो यही था कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बताएं। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या फॉर्मूला हो गया इक्वल टू क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, हम 10 लिखे थे, इंटू 6.022 10 की पावर 23, ये क्या था, एवोगैड्रो संख्या, तो ये रख दी हम, इंटू 1.6। ये कहाँ से आ गई सर जी, 1.6 कहाँ से आ गए, तो ध्यान से सुनिए, वही चीज मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या पीछे आई थी, कितना था हमारा मोलों की संख्या, यानी कि यहाँ पर 1.6 कहाँ से आगे भाई, हाँ पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी थी हमारे सवाल में, 1.6 ग्राम दे रखी। तो ये देखो 1.6 ग्राम रख दी गई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने निकाल चुके हम लोग, 10, ये वैल्यू दे रखी इंटू 1.6 बटे हमारा 16। अब ये 16 कहाँ से आए, पदार्थ का आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना हम लोग निकाल चुके हैं, 16 निकाल चुके। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 16 से 16 कैसे कट जाएगा, ये 16 कट गया, दशमलव से ये 0 कट गया, ये बच गया हमारा आंसर, खत्म हो गया। तो इस टाइप से थोड़ा सा अगर याद रखेंगे, 2-3 ही दिन बचे हैं, तो आपके हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंस जाएं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। कह रहा है ऑक्सीजन का घनत्व मतलब डेंसिटी हमारे पास सवाल में दे रखी है 1.429 ग्राम प्रति सीसी। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन हमको बताना है। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला हमारा, यानी कि फॉर्मूला ऐसे होता क्या है एक्चुअल में, D इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन में V। तो हमको तो आयतन निकालना, तो V हमने ऊपर भेज दिया, D हम नीचे लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, आयतन, द्रव्यमान कितना दे रखा था 32, और बटे घनत्व कितना दे रखा था 1.42। बस इसमें से उठा के भाग लगा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान, ये भी हमने सीख लिया। हाँ ये चीज क्या दे रखी है, ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 और ये घनत्व दे रखा है। अब इसमें आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा। चलिए देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन ये आ रहा है हमारा कि मैं पहले से बता रहा हूँ कि सीधा मैंने बुक से उठा के सीधा रखा है। अब मेरे पास टाइम नहीं एक्चुअल में है कि मैं टाइप वगैरह करके आपको कराऊँ, ठीक है। आप क्वेश्चन कहीं से मिल रहा है ना तो कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में देखिए यार फंस जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु हमारे मौजूद हैं।
तो ध्यान सुनिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या, सल्फर के परमाणुओं की संख्या हमारी कितनी है 6.02 24 23। अब यही क्या होती है हमारी अवोगैद्रो संख्या भी होती, ये चीज़ हम सब में यूज करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। हमसे किसने पूछ रहा है 0.6 में पूछ रहा है, तो 0.6 में अगर पूछ रहा है हमारा तो उठा के कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पे, ठीक। परमाणुओं की संख्या बराबर कितना हमारा हो जाएगा, जितना हमारा सवाल में दे रखा है हमारा कि 0.6 यानी अणु इंटू 6.0222 इंटू 10^23, बस इसमें से डायरेक्ट हमारा क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बाद क्या अगला पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ भाई, तो जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेगा तो मान लो यहाँ पर 0.6 का 0.5 हो सकता है, तो 0.5 इंटू अवोगैद्रो संख्या कितनी 6.022 इंटू 10^23 क्या उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा इसमें आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रखनी है, भाग मत दे देना, परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो मल्टीप्लाई करके ही हम निकालेंगे। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, देखिए अब क्वेश्चन क्या अगला दे रखा है कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, कह रहा है एल्यूमिनियम में 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, वही चीज है हमारी फिर से, अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है हमारा 54 ग्राम, हमारा दिया किसका द्रव्यमान, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान, सॉरी किसका द्रव्यमान हमारा परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु यानी कितना हमारा ये 54 ग्राम सवाल में दिया है हमारा, बटे एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना हमारा, एल्यूमिनियम का भाई 27 दे रखा है, तो 27 को उठा के क्या भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा याद रखें कि परमाणु का द्रव्यमान नीचे होता है और दिया गया द्रव्यमान हमारा ऊपर होता है, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद हैं, 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद, तो कुछ नए सवाल में करना, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HNO3 होता है। तो हमारे सवाल में हमको क्या करना है, इसका परमाणु भार निकाल लो, परमाणु क्रमांक H का कितना होता है 1 होता है, नाइट्रोजन कितना देखिए कुछ नहीं 7 होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, और परमाणु भार कितना होता है 14। तो देखिए दे भी रखा सवाल में हमको, अगर नहीं याद है तो देखिए 14 1 15 और 16 इसका होता है, 16 3 48 हो गया, 48 और 10 कितना होता है 58, 58 और 4 कितना होता है 62, 62 में जोड़ दो 63, तो 63 हमारा किसका हो गया HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का हमारा परमाणु भार। तो और दिया गया भार कितना है 63, तो 63 बटे 63 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सवाल में तो ऑप्शन भाई 1 दे नहीं रखा है, तो अगर 1 नहीं दे रखा तो अभी हमने कहा कि हमको सवाल में याद क्या रखना है, सवाल में हमको याद रखना है कि हमको सवाल में इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो अवोगैद्रो संख्या होती है हमारी वही चीज याद रखनी कि 6.022 इंटू 10^23, ठीक। ये चीज हमको याद रखना, हमारे पास 1 तो दे रखा है, तो 1 में क्या करेंगे हमारे पास और कितने अणुओं की संख्या बराबर कितना होता है, जितना हम निकाल चुके हैं अणु भार यानी जितना हम परमाणुओं की संख्या और उतने में से उसका मल्टीप्लाई लगा देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा हमारा। तो 1 में से अगर 6.022 गुणा करेंगे तो आंसर तो वही आएगा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई सी हो जाएगा हमारा। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कह रहा है अगला कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतने कण शामिल हैं, यदि कार्बन डाइऑक्साइड में इतने कण मौजूद हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की संख्या। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि अणु की निकालनी है संख्या, तो दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगैद्रो संख्या, दिए गए कणों की संख्या कितनी भाई सवाल में ये दे रखी, अवोगैद्रो संख्या कितनी ये दे रखी, तो बस भाग दे देना 10^23 कट जाएगा और यहाँ से 6 पंचे 30.5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, भाग लगाना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि He यानी हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं, कितने मोल, तो मोल बताने वही चीज फिर से आएगी, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर का द्रव्यमान। अब दिया गया द्रव्यमान हमारे पास 54 दे रखा है बटे हीलियम का हमारा परमाणु द्रव्यमान देख लेते भाई कैसे हल हुआ है हमारा।
अच्छा, इसमें तो हल ही नहीं हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बता देंगे। ऐसा मत सोचिएगा सर जी कॉपी करके करा रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ी हैं हमने तो हमें भी एक्चुअल में ये याद हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कुछ भी करा दें। ठीक है, हीलियम, हीलियम हमारा कितना देखिए अभी 54 दे रखा है, तो 54 बटे हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो 2He4 होता है परमाणु भार। भाई 4 से भाग लगा दो, 4 का भाग लगाएंगे 2 4 से, तो कितना आ जाएगा 13.5, यानी कि 2 से भाग लगा दो 27, और 27 का आधा कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। तो मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि केसीएल के, आई नहीं केसीएल लिखा है हमारा, केसीएल में यानी सीएल मतलब क्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होंगे। तो बस वही मोल के कितने अणु, यानी अणुओं की संख्या बतानी, ना कि मोलों की संख्या बतानी। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। आप कई लोग गलती ये कर देंगे कि 0.5 उठाएंगे और इसका परमाणु भार निकाल करके गुणा कर देंगे। ठीक, वो चीज हमको नहीं करनी। सवाल में अणुओं की संख्या निकाली, अणुओं की संख्या बराबर कितना होता है, मोलों की संख्या इंटू अवोगैद्रो संख्या। तो 0.5 इंटू ये हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 बटे बस कुल मिला के इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका केस में राइट आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे हमारा अणुओं की संख्या निकालते हैं। हमारा गया है कि एवोगैद्रो की संख्या Na=6.02 × 10⁻23 मोल है। कह रहा तो किसी त्रिक परमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या, तो देखिए फिर से आ गया परमाणु की संख्या बराबर क्या करना है, बस 0.1 उठाइए, इसमें उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0.2 है हमारा। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पर 6 होगा, गलत कर दिया इसने भी, करने वाले ने। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 0.1 दे रखा है, 0.1 है ये हमारा, और पॉइंट ये हमारा कितना दे रखा है 23। तो 23 से क्या कट जाएगा, एक पॉइंट हमारा कट जाएगा, 22 आ जाएगा, और बाकी हमारा ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर निकालेंगे। जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0 देखिए गलत दे रखा है यहाँ पर, बाकी हमारा इसमें क्वेश्चन में हमारा सही। तो राइट आंसर क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया हमारा कि मेथेन के 0.1 मोल का द्रव्यमान बताना है, द्रव्यमान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, मेथेन लिखा हमारा, मेथेन के पहले क्या मोल का द्रव्यमान निकालेंगे, तो 16 होगा, फिर से निकाल चुके हम लोग। 0.1 का द्रव्यमान यानी कि 16, ये तो हो गया, और इंटू 0.1 उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा आपके। इसमें कुछ नहीं करना, द्रव्यमान का आयतन निकालना है हमको, द्रव्यमान में कितना, तो जितना हमारा यानी कि जितना फॉर्मूला दे रखा वो, और जितना मोलों का द्रव्यमान उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमारा, अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया हमारा कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 म्यू है। देखिए इसको म्यू पढ़ते हैं। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या बतानी। तो देखिए फिर से मोलों की संख्या बतानी, मोलों की संख्या इक्वल टू क्या, पदार्थ का द्रव्यमान बटे जितना भी हमारा आणविक सूत्र का द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान हमारा कितना दे रखा था हमारा, ये कह रहा है किसमें, अब इसमें सवाल में कह रहा है कि सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में, अब यहाँ पर कह दिया है किसकी, सल्फर में बताना है। अब यहाँ पर मत कर देना 32/16 करके 2 मत दिखा दिए, क्योंकि 2 इसमें तो देखिए ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। यहाँ पर पर्टिकुलर कह दिया कि सल्फर की बतानी, तो सल्फर को ऊपर रख दो, बटे जितना हमारा परमाणु द्रव्यमान यानी कि नीचे 32 को रख दो, 32 का भाग दे देंगे यहाँ पे, 16 दूनी 32, 1/2 यानी कि 0.5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इतने ही तो क्वेश्चन में टफ करा दूँ, अगर और भी टफ कराने हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द इससे भी टफ करा दूंगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या बतानी। फिर से क्या, इसमें मोलों की संख्या बतानी, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। अब भार बटे अणुभार, सर जी 540 तो दे रखा है, लेकिन ग्लूकोज का तो फॉर्मूला नहीं आता, तो क्या होता है C6H12O6 होता है, O6 होता है। अब कैलकुलेशन कर लेना, आपका इसमें से निकल के आंसर आ जाएगा हमारा। नीचे कितना 180 आ गया, 180 3 कितना होता है 540, तो 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। C6H12O6, सी का हो गया हमारा कितना 6, तो 6 रंग कितना हो गया भाई 36 हो गया, इधर हो गया 12, यहाँ पर कितना 16, 16 छक्का कितना होता है 16 छक्का 96, टोटल जोड़ देंगे हमारा 180 निकल के आ जाएगा, और 180 यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा। देखिए अच्छा नीचे दे भी रखा, कोई बात नहीं भाई, नहीं करने की मेहनत जरूरत है आपको। ये दे रखा C6H12O6 से हमारा कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से आपके जो लाइट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से लाइट का हमारा लाइट के क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के लिए। इससे पहले भी मैं जो कल मैंने कराया था वो मैंने लाइट का कराया था, कुछ जो
लो लेवल के थे वो मैंने करा दिए क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड थे हमारे। अब ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है हमारे, मोलों को सब काम खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन करा है कि एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है। अब एक अवतल दर्पण, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं भाई, ये बन गया हमारा। कह रहा सूर्य के सामने इस प्रकार से रखा है किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु पर होता है। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लिया हमने यहाँ पर पे, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष हमने खेल दिया हमने। अब यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु, तो देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर अगर हमारा एक बिंदु है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम उस बिंदु की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये सवाल में फोकस दूरी दे रखा है, और अवतल दर्पण है हमारी तो माइनस की होगी, यानी कि F = -5 लिखा होगा क्वेश्चन, अभी नीचे देख लेंगे। कह रहा अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। अब देखिए 3 सेंटीमीटर एक मोमबत्ती, अब ये जो 3 सेंटीमीटर दे रखी ना, ये हमारी क्या दे रखी, ओ की वैल्यू दे रखी। सर जी ये ओ क्या हो गया, तो ये एक फॉर्मूला मैंने कराया था, आवर्धन क्षमता M = क्या होता है, माइनस का V/U = क्या होता है, O अपान में, हाँ सॉरी, ये फॉर्मूला ये होता है हमारा, M = क्या होता है, I/O = V/U, ये एक फॉर्मूला होता है। I क्या होता है हमारा, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या होता है, वस्तु की लंबाई, V क्या होता है, प्रतिबिंब जहां पर बनता है प्रतिबिंब, और U क्या होता है, वस्तु की, यानी कि वस्तु की दूरी। ये होता है हमारा टोटल फॉर्मूला। अब यहाँ पर, अब ये 3 सेंटीमीटर लंबी, तो ये हो गई ओ हमारी हो गई। दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो ये तो यू हो गया, यू बराबर -10। कह रहा है मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, यानी कि हमको क्या बताना है भाई, वी बताना है। अब सवाल पे चलते हैं क्या हल किया गया। ये हमने क्या किया, RRB ग्रुप डी का उठाया क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, तो मैंने इसको मैं सोच रहा हूँ इसको करा दूं। और देखिए ध्यान से देखिए, फोकस दूरी हमारे अभी मैंने कहा दे रखी होगी, F बराबर कितना है, -5। दर्पण की मोमबत्ती से दूरी कितनी, अभी देखिए हमने सवाल में दूरी यानी वस्तु की दूरी, U बराबर -10। प्रतिबिंब दर्पण से दूरी V ही तो बतानी है, तो V बराबर फाइंड करना है हमको सवाल, तो कुछ नहीं करो, 1/F = 1/V + 1/U। दर्पण है तभी प्लस में बीच में क्या होता है, प्लस होता है हमारा, तो 1/, कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि फोकस दूरी है। 1/V पता करना है, -1/10 हल कर देंगे तो ये प्लस में चला जाएगा उधर हमारा, और हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, V = कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा हमारे पास। अब सवाल में तो V = -10 तो हमारा दे नहीं रखा सवाल में, हमारे पास तो +10 दे रखा। तो एक चीज़ बस याद रखना कि यहाँ पर कभी भी जो प्रतिबिंब है हमारा, वो कभी भी क्या, माइनस में नहीं उसका आंसर देते हैं। तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब से दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा हमारा, बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि माइनस को लगाएं कि प्लस लगाएं। अब यहाँ पर तो माइनस वाला कोई दे भी नहीं रखा है, तो यहाँ पर भी जो प्लस वाला होगा वो हम लगा देंगे। अब एक स्टेप थोड़ा आगे सीख ली। अब यहीं पर अगर कहता है ना कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, क्या बताना है, लंबाई बताना है, तो वहाँ पर क्या यूज करते, फॉर्मूला हम बता दें आपको। वहाँ पर अभी मैंने बताया कि M = क्या होता है हमारा, I/O = क्या होता है, V/U। अगर ये कोई कह देता है, अब I हमको क्या, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, तो ये हमको पता करने, अभी हमने वस्तु की कितनी 3 सेंटीमीटर ऊपर पड़ी ना, V हमारा कितना आ जाएगा 10, और U कितना था हमारा, ये भी 10 से 10 कट जाता, और ये भी कितना आ जाता, 3 आ जाता हमारा। तो माइनस प्लस आप देख लीजिएगा, ऐसे इस सवाल को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं अगर एक स्टेप आगे करनी होती। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, देखिए आगे इसमें और क्या है हमारा। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और लगा हमको कि एक दूसरे पर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कह रहा कुल कितनी छवियां बनेंगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, जब दर्पणों की छवियां बनती हैं और हमारे सवाल में कोई डिग्री या फिर कोण दे देता है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कितनी छवियां या फिर प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा क्या, कि 360/θ-1। फिर से प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है 360/θ-1। तो 360 मतलब ये तो फॉर्मूला हो गया, और थीटा जितना भी दे रखा हो वहां पे उसका डिवाइड करके -1 कर दूँ। 120 दिया कितना, 360, और 3 में 1 जाएगा तो बचे कितना हमारा, 2 बचेगा। तो ये चीज हम ऐसे इसको करेंगे।
ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्वेश्चन हमारा। हाँ, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ये भी हमारा लाइट का क्वेश्चन हमारा। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, क्लियर हो गया, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। कह रहा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है हमको। अब सवाल में देखिए करेंगे क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। अभी वही चीज हमने बताई, प्रतिबिंब की हमसे क्या पूछ रहा, ऊंचाई पूछे चाहे लंबाई पूछे, तो वही फॉर्मूला मैंने कराया, एम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई ना, आई हो गया, वस्तु की लंबाई ओ हो गया, बटे वी अपान में यू हमारा। तो ये तो क्लियर हो गया, हम करा चुके हैं। अब सवाल में v इक्वल टू देखिए माइनस का 60 दे रखा है, तो v इक्वल टू माइनस का 60 कहाँ से आ गया सर जी, देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन था हमारा कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, तो ये क्या हो गई हमारी, वस्तु की लंबाई हो गई। क्या हो गई, वस्तु की लंबाई, यानी कि ये ओ बराबर हो गया। आगे हमारा 60 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमारी v इक्वल टू कितना हो गया, -60। सर जी माइनस कैसे आ गया, तो हमने कहा कि अवतल दर्पण में जो भी वैल्यू v हो चाहे u हो और चाहे वो हमारा f हो, सारे के सारे इसमें हम माइनस रखते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। यहीं पर अगर उत्तल दर्पण की बात कर देता तो वहां पर क्या होता हमारा कि फोकस दूरी और v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी वो हमारी प्लस में होती है, और हमारी जो वस्तु की दूरी होती है, तो चाहे वो दर्पण हो और चाहे वो लेंस हो, वो हमेशा ही हमारी क्या होती है, निगेटिव होती। अब रीजन मत जानिए, 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, रीजन बताने में का टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। अब देखिए बस इतना याद रखिएगा क्यों होता है हमारा। तो v इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 60 हमारे सवाल में दे रखा है। कह रहा प्रतिबिंब आने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो क्लियर हो गया, फोकस दूरी भी कितनी हमारी माइनस का 20 है। हमसे पूछा है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो पहले तो हम v निकालेंगे ना। अगर v निकालेंगे उसके बाद पता लगेगा ना कि हमको कि हम i कैसे निकालेंगे, और दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखिए, ये तो वस्तु की दूरी हो गई सवाल में। अब सवाल में कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला उठा के रखो आंसर। v देखिए माइनस का 60, u कितना है माइनस का 30, वस्तु की लंबाई कितनी, अभी सवाल में देखा हमने 1.2 यानी o बराबर दे रखा है, तो सवाल में अब माइनस का v अपान में u इक्वल टू क्या करना है, 60/30 यानी कि v अपान में u। सवाल देखिए हमको क्या करना है, इसमें सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमको क्या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा, नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना भाई, सवाल में प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा था हमसे, हमारे पास o दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है, सब कुछ। अगर सवाल में हमको यहाँ पर v जो दे रखा है, ये माइनस का जो 60 है, ये अगर नहीं दिया होता तो हम सवाल पे कोशिश नहीं करते सवाल पे, फिर ये हम ये पहले ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये हम नहीं लगाते, सबसे पहले हम वही चीज लगाते 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो वहां से v निकाल के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब माइनस का क्यों रखा है, तो फॉर्मूला अभी हमने बताया क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है पूरा होता है माइनस का i अपान में o इक्वल टू माइनस का v अपान में u। कुछ नहीं, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, तो हमको कोई करने की जरूरत नहीं। सर जी ये माइनस कहाँ से आए, तो ये माइनस से माइनस देखिए खत्म हो गया, ठीक है, वही चीज लिखी हमारी। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की लंबाई बतानी थी, यानी आई हमको बताना, तो आई वैसे रखिए, और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 एंड 2.4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे, एक और हमने ले लिया लाइट का हमारा कि एक उत्तल लेंस, अब ये अवतल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे उत्तल। एक उत्तल लेंस की शक्ति यानी कि P फॉर पावर हमें बतानी है। यदि छवि का यानी कि प्रतिबिंब का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोग परेशान हो गए सर जी न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा रहे हैं। 17 से 18 केवल और केवल फिजिक्स ही पूछे जा रहे हैं, और जो लोग कह रहे थे ना कि फिजिक्स नहीं आएगी होते, वही चीज हो रही, बायो रट रट के गए वही हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सवाल पे ध्यान से देखिए, हमको पहले क्या क्या समझ लेते हैं थोड़ा सा।
शक्ति यानी पी बताना। तो पी बराबर पता होता है कि 100 अपॉन में क्या हो हमारा एफ लगाते हैं जब सेंटीमीटर दिया हो, और 1 अपॉन एफ लगाते हैं जब मीटर दिया हो। हमारे पास सेंटीमीटर तो कंफर्म हो गया कि 100 अपॉन में एफ लगाएंगे। अच्छा, अब आगे हम कि यदि छवि का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो ये तो भाई दे रखा है, तो कंफर्म हो गया हमारा। क्या दे रखा है हमारा, ये लेंस, छवि का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर, यानी कि सवाल में क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। भाई देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, v की वैल्यू दे रखी। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, v की वैल्यू क्या प्लस में ही रखी गई यहाँ पर, क्यों, उत्तल है हमारा। अच्छा u, एक तो सवाल वाले यहाँ पर माइनस लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया u हमेशा क्या होता है भाई, माइनस में होता है। कुछ नहीं करना, फार्मूला उठा कर रख दो। अभी लेंस की बात हो रही, दर्पण की बात तो हो नहीं रही हमारी, तो लेंस में क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाए। तो 1/f इक्वल टू 1/, में v हमारा कितना है 10, क्यों, प्लस में ही आएगा, और अपान में 1/- का 40। तो जो सवाल में, हमारे सवाल में यदि छवि, अब थोड़ा सी इतना तो सेंस लगाए ना कि यदि छवि का गठन, छवि मतलब प्रतिबिंब का, ठीक है, प्रतिबिंब का गठन। अब प्रतिबिंब से दिमाग तो लगेगा ना कि थोड़ा सा जो प्रतिबिंब दे रखा है ये हमारा v दे रखा है हमारा, ठीक है, ये v हमारा प्लस का 10 है, और जब वस्तु को लेंस से एक दूसरे ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो अगर एक v है तो दूसरा तो कंफर्म है u होगा, और u हमें पता माइनस का रखना। तो निकालना क्या भाई, f ही तो निकालना, तब तो हमारा p निकलेगा। कुछ ना, हल कर दो बस। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, कैलकुलेशन करोगे तो बस इतना करने के बाद क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब 8 सेंटीमीटर हो गया हमारा, तो सवाल में हमको पता है क्या, p इक्वल टू क्या होता है, 1/, में f होता है हमारा। अच्छा, मीटर में निकालना है तो कोई बात नहीं ना, मीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर से भाग लगा दो भाई। यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करना है हमारा, तो 100 से भाग लगाएंगे तो 1 इक्वल टू 8/100। आंसर मैच करना है ना हमें सवाल, तो 8/100, 100/8 कितना होता है, 12.5 ही तो होता है हमारा। तो इस तरीके से लेंस की हम शक्ति निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सही लगा होगा क्वेश्चन। अब देखिए एक और थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन, जितने ज़्यादा कर लेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। एक और क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है हमारा। एक वस्तु की अवतल सीसी से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कंफर्म हो गई 10 सेंटीमीटर, कह रहा है जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, 4 गुना हो जाते हैं। अब देखिए सवाल में हमें तो कंफर्म हो गई कि अवतल दर्पण है हमारा। अगर अवतल दर्पण तो क्या होगा भाई, फोकस दूरी माइनस, क्योंकि सवाल में तो दे रखा है ना हमारा अवतल सीसी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कंफर्म हो गया माइनस का 10। यहां पर क्या कह रहा है हमारा कि जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। तो एक चीज यहां पर याद रखिएगा, एक चीज यहां पर याद क्या रखना है हमारा कि v इक्वल टू क्या होता है हमारा, v यानी कि देखिए अब 4 गुना बन जाए तो 4 गुना प्रतिबिंब हो जाए ना, तो पहले तो हम क्या मानेंगे, वस्तु की दूरी कुछ मानेंगे ना, तो वस्तु की दूरी हमने क्या मान ली, x सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब जो है हमारा 4 गुना बन जाए। ये तो कह रहा है जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब आकार का 4 गुना हो जाए, यानी कि v इक्वल टू कितना है, यानी कि u इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x हमारा, ठीक है। यानी कि सॉरी, u इक्वल टू तो x माना है, तो अगर u इक्वल टू अगर x माना है हमारा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज दे रखी है, अगर u इक्वल टू x है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो दर्पण का तो फॉर्मूला पता, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कैलकुलेशन कर दीजिए, f पता हो गया हमें, और u v हमारे सवाल में हमने ये मान लिया क्योंकि 4 गुना बन रहा था, और u हमारे सवाल में 1/x। कैलकुलेशन थोड़ा सा बस यहाँ मिस्टेक होती है, यहाँ पर अब समझ में नहीं आता कि एलसीएम क्या लें। पूरा का पूरा 4x कॉमन ले लो, 4x से देखिए अब x से के x तो कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या 4, तो 4 इधर हो गया, x का x में भाग दे देंगे, ऊपर से क्या हो जाएगा प्लस का 1 बचा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनिए, इसको हल कैसे करें, क्या करो, यहाँ पर नीचे नीचे x है ना, x कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया हमारा, अब बचेगा कितना 1/4 बचेगा, और प्लस x तो कॉमन ले लिया, प्लस का 1 बचेगा हमारा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना है प्लस का 1, और 1 बचा हमारे, देखिए 1 बचा हमारा, x तो कॉमन ले लिए, तो 4 1 कम 4 और 4 1
5, 5/4 आया, देखिए 5/4 आया कि नहीं आया, यही चीज़ है, 5/4 आया, 5/4 एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x हो गया। अब ये गुणा कर दो भाई, 10×5 = 50 और 50 में 4 का भाग लगा दे, कितना 12.5 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से सवाल में हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ध्यान से समझने वाली बात यह है हमारी सवाल में कि जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, वस्तु की कुछ दूरी मानेंगे ना, तब तो प्रतिबिंब हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो वस्तु हमारी कितनी, हमारी x मानी हमने, तो प्रतिबिंब कितना हो गया हमारा 4x हो गया। तो बस ये चीज़ थोड़ा सा सवाल में आप याद रखिएगा हमारा। अब देखिए इसमें से नेक्स्ट एक और है भाई, एक और कर लो। एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जब वस्तु को लेंस के सापेक्ष पक्ष पर ऑप्टिकल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका सर जी राइट आंसर क्या होगा। ये हम हल करने वाले नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। प्रतिबिंब लेंस दे रखा है हमारा, वी दे रखा है हमारा, फोकस दूरी ऑप्टिकल 12 सेंटीमीटर, यू दे रखा है हमारे पास, यू वी दे रखा है, एफ निकालना है, एफ निकालने के बाद हम डी निकाल देंगे, खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। राइट आंसर बता दें क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर भाई बी होगा। हल करके बताना है इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कैलकुलेशन प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए क्लास कैसी रही प्लीज़ ज़रूर कमेंट करा करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 को एग्जाम अभी कुछ कौन कौन चीज़ें पूछी जा रही हैं ये मैं पता लगा लूँगा। और इससे भी अगर टफ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, टॉपिक मुझे पता चल जाए न्यूमेरिकल में बता दूंगा आपको, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर हमारी मिल जाएगी, कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द इसकी पीडीएफ भी डाल दूं ताकि आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से ये चीज़ें सब कराते हैं और